जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, और ये टॉपिक जुड़ा हुआ है नायब तहसीलदार से। नायब तहसीलदार शब्द आपने बहुत सारी बार सुना होगा। नायब तहसीलदार की आपको बहुत सारी बार ज़रूरत पड़ी होगी। अपने बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आपकी तहसील से जुड़े हुए होंगे, जो आपने नायब तहसीलदार से करवाया होगा। न्यूज़पेपर में सुना होगा बहुत सारी बार नायब तहसीलदार शब्द को। बहुत सारी बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि आपके पास से कोई नायब तहसीलदार की गाड़ी गुजरी होगी जिसके ऊपर लिखा होगा नायब तहसीलदार। तो आपके दिमाग में बहुत सारी बार आता होगा कि आखिरकार ये नायब तहसीलदार होता कौन है, ठीक है, किस तरीके से बनते हैं नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार के पास पावर क्या होती है, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, नायब तहसीलदार बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए, इनका प्रमोशन किस तरीके से होता है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि यदि हम नायब तहसीलदार बन जाते हैं तो हमें पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। फिलहाल यदि मैं बात करूं तो राजस्थान में भी नायब तहसीलदार की भर्ती आने की पूरी पूरी संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने नायब तहसीलदार के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो फिलहाल में नायब तहसीलदार की दो स्टेटों में भर्तियां चर्चा में है, पहली राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश। ठीक है, बहुत सारे लोग जो राजस्थान से वो मध्य प्रदेश नायब तहसीलदार के बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट जो मध्य प्रदेश से हैं वो राजस्थान नायब तहसीलदार के बारे में जानने में उत्सुक होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार ये जो नायब तहसीलदार है, राजस्थान के नायब तहसीलदार में और मध्य प्रदेश के नायब तहसीलदार में क्या अंतर है। दोनों में हम आपस में कंपैरिजन करते हुए इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। यूट्यूब के पूरे इतिहास में एकमात्र ये ऐसा वीडियो होगा जहां पर दो स्टेटों के नायब तहसीलदार की सैलरी के बीच में, उनका सिलेक्शन प्रोसेस के बीच में, उनकी जॉब प्रोफाइल के बीच में, इन सभी के बीच में कंपेयर किया जा रहा है। ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए बिल्कुल इसी तरीके के बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। तो अब हम बिना देर किए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को अब भी लाइक कर दे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। और इसी तरीके से आप बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिकों पर वीडियो चाहते हो तो आप एक बार चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक मुकेश नाम से कैंडिडेट थे जिन्होंने एक वीडियो के कमेंट में कहा था कि सर नायब तहसीलदार के बारे में बताओ, राजस्थान में नायब तहसीलदार कैसे बनते हैं। एक कोई दूसरा और कैंडिडेट था हमारे यूट्यूब फैमिली का, उन्होंने मध्य प्रदेश नायब तहसीलदार की सैलरी के बारे में हमसे कमेंट में पूछा था। तो हमने डिसाइड किया कि चलो क्यों ना हम दोनों की सैलरी के बारे में एक साथ एक ही वीडियो में आपस में कंपेयर करते हुए बताएं। आप भी चाहते हो इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। देखो, ओवरऑल यदि हम डिस्कस करें, चाहे आप मध्य प्रदेश में देख लो, चाहे राजस्थान में देख लो, या फिर पूरे भारत के किसी भी स्टेट में देख लो, जो नायब तहसीलदार का जो जॉब प्रोफाइल है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो पावर है, जो योग्यता है, जो प्रमोशन है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जो सैलरी है इसमें थोड़ा बहुत माइनर सा आपको अंतर देखने को मिल सकता है। इन सभी को लेकर हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अपना खुद का रूल रेगुलेशन होता है, और वो अपने खुद के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इन भर्तियों का प्रोसेस कंप्लीट करवाता है, साथ ही साथ सारा सिस्टम रखता है। हम सबसे पहले यदि शैक्षणिक योग्यता के बारे में डिस्कस करें तो नायब तहसीलदार बनने के लिए ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। ठीक है, आपके पास ग्रेजुएशन मतलब यूजी की डिग्री होनी चाहिए। अब उसमें जरूरी नहीं है कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम, जैसे आपने बीए कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, बीबीए कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो, एमबीबीएस कर रखा हो, तो आप यहाँ पर ओवरऑल एलिजिबल हैं। ठीक है,
यहाँ पर परसेंटेज का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कम से कम 50% चाहिए, कम से कम 60% चाहिए, नहीं। केवल आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हो। और यहाँ पर बैक को लेकर भी कोई इशू नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेटों के दिमाग में आता होगा अक्सर, हमारे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में बैक था तो क्या दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओवरऑल आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपने ग्रेजुएशन पास कर रखी हो। तो ये यहाँ पर जो एजुकेशन का जो क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया वो बिल्कुल नॉर्मल है। ऑलमोस्ट सभी के सभी कैंडिडेट ग्रेजुएट होते हैं। अब हम एज लिमिट के बारे में डिस्कस कर ले तो यहाँ पर जो एज लिमिट का क्राइटेरिया वो मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 40 साल है। ठीक है, कम से कम आपकी 21 साल एज होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 40 साल एज होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज तरीके से आपको जो आपका स्टेट गवर्नमेंट आपको एज में छूट देता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पर एज में छूट मिलने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पर देखो, जो नायब तहसीलदार का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है जो नायब तहसीलदार की भर्ती निकालते हैं, उसमें केवल एक रिटन एग्जाम के बेस पर ही इसका डायरेक्टली सिलेक्शन कर लेते हैं। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है जो नायब तहसीलदार के सिलेक्शन प्रोसेस में वो 3 स्टेजों से गुजारते हैं। पहला प्री एग्जाम क्वालिफाई करवाते हैं, उसके बाद मेंस का एग्जाम करवाते हैं, फिर इंटरव्यू करवाते हैं। सबसे पहले प्री का एग्जाम होता है, जो कैंडिडेट प्री पास कर लेते हैं उनका मेंस होता है, फिर जो कैंडिडेट मेंस पास कर लेते हैं उनका इंटरव्यू होता है, और फिर फाइनली एक क्या होता है, कट ऑफ निकल कर आता है। और जिन कैंडिडेटों को फाइनल कट ऑफ पे सिलेक्ट किया जाता है वो नायब तहसीलदार बन जाते हैं। बहुत सारे स्टेट होते हैं जहां पर केवल ही एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। यदि आपकी उस एग्जाम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, आपकी कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हो, तो आप डायरेक्टली नायब तहसीलदार बन जाते हैं। तो जो नायब तहसीलदार का सिलेक्शन प्रोसेस वो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट से अप्लाई कर रहे हो और वो उस नोटिफिकेशन में क्या प्रोसेस दिखाया गया है। बात की जाए सिलेबस के बारे में तो सिलेबस का भी बिल्कुल यही सीन है। हर एक स्टेट गवर्नमेंट का नायब तहसीलदार का जो सिलेबस है वो बिल्कुल अलग रहता है। नोटिफिकेशन आने पर ही प्रॉपर वे में पता चल पाता है कि आखिरकार इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। बाकी आप कहोगे तो मैं सिलेबस को लेकर भी एक बहुत डिटेल वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपका थोड़ा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अब हम एक बार देख लेते हैं कि नायब तहसीलदार बन जाते हो तो आपका मेनली काम क्या रहेगा। देखो, नायब तहसीलदार बनने पर आप तहसीलदार के अंडर में रहोगे। सबसे पहले ध्यान रखना, आपकी जो पोस्टिंग होगी वो तहसीलदार के अंडर होगी, तहसीलदार के नीचे आप काम करोगे। ओवरऑल आप एज ए तहसीलदार के हेल्पर के रूप में काम करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काम क्या क्या करना होगा, जैसे तहसील पर हल्कों में पटवारी एवं लेखपाल तथा भूलेख निरीक्षक के कार्यों का परीक्षण करने का आपका काम रहेगा। भूलेखों से संबंधित किसी बिंदु पर जो जिलाधिकारी के आदेश की अपेक्षा करता है, पटवारी, लेखपाल तथा भूलेख निरीक्षक के प्रतिवेदनों को प्राप्त करना तथा तहसीलदार के माध्यम से प्रतिवेदन करना। रजिस्ट्रार कानून गो कार्यालय पर नियंत्रण तथा खतौनियों में नामांतरण पर विशेष ध्यान देना होगा। रजिस्ट्रार कानून गो के कार्यों के निरीक्षण में पाई गई कमियों को आप दूर करोगे। कलेक्शन मैनुअल के अंतर्गत भू राजस्व, नहर राजस्व तथा अन्य सरकारी देयों की वसूली करोगे। तो ओवरऑल आप एज ए तहसील के ऊपर लीडर के रूप में काम करोगे, लेकिन आपकी जो पोजीशन होगी वो तहसीलदार के नीचे रहेगी। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी खासी पावरफुल जॉब है। ध्यान रखना, यहाँ पर आपको एक गवर्नमेंट गाड़ी मिलेगी जिसके ऊपर स्पेशली तरीके से बत्ती रहेगी। ऑलमोस्ट जो नायब तहसीलदार होता है उनको बुलेरो गाड़ी दी जाती है। ठीक है, ज्यादातर नायब तहसीलदारों को बुलेरो गाड़ी मिलती है। कुछ कुछ होते हैं जिनको स्कॉर्पियो भी मिल जाती है, लेकिन ज्यादातर चांस है कि आपको बुलेरो गाड़ी मिलेगी। आपको एक ड्राइवर मिलेगा, आपको खुद को नहीं चलाना पड़ेगा। गाड़ी का पूरा पूरा जो मेंटेनेंस का खर्चा वो गवर्नमेंट उठाएगी। पेट्रोल डीजल का खर्चा भी गवर्नमेंट उठाएगी। आप आराम से बैठो गाड़ी में, ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, गाड़ी की कोई टेंशन नहीं है। आपको मस्त तरीके से पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपको काम करना होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि तहसीलदार का पद किस तरीके से होता है, प्रमोशन किस तरीके से होता है। देखो, आप नायब तहसीलदार बनोगे, नायब तहसीलदार के बाद में आपका प्रमोशन होगा तहसीलदार के रूप में, फिर उसके बाद में आप उप जिलाधिकारी बन जाओगे। ठीक है, तो आप नायब तहसीलदार से तहसीलदार बनोगे, तहसीलदार से आप उप जिलाधिकारी बनोगे, या हम ऐसे भी कह सकते हैं सबसे ऊपर ऊपर होता है उप जिलाधिकारी, इसके अंडर काम करेगा तहसीलदार, तहसीलदार के अंडर काम करेगा नायब तहसीलदार, और नायब तहसीलदार के अंडर काम करेंगे संग्रह अमीन और कानून गो पटवारी वगैरह। ठीक है, तो ओवरऑल नायब तहसीलदार के बाद आप तहसीलदार बनोगे, फिर उसके बाद आप
उप जिलाधिकारी बनोगे। तो एक बहुत ही अच्छी खासी पावरफुल ये पोस्ट है। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर कि यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो नायब तहसीलदार उनकी सैलरी में कितना अंतर रहेगा। देखो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। देखो 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, लेवल 6 में आता है। पे स्केल इनका 9300 रुपए से लेकर 34,600 तक होता है। बेसिक पे इनका 35,400 रुपए से शुरुआत होता है और 1,12,400 तक होता है। सैलरी के बारे में डिस्कस किया जाए तो उनको बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती, लेकिन ध्यान रखना एक बहुत ही अच्छी खासी पावरफुल जॉब है। किसी को केवल मतलब आप क्या हो, आपके पास कितनी पावर, उसके लिए केवल नाम काफ़ी है। ठीक है, आप किसी को बता दिया कि यार मैं नायब तहसीलदार हूं, तो बंदा समझ जाएगा। थोड़े दिन बाद भी उप जिलाधिकारी बनेगा, तहसीलदार बनेगा। आपको उसके बाद में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। वो जो नायब तहसीलदार शब्द है ना, उसी से समझ जाएगा कि बंदे में रियल में यार पावर है, बहुत ही शानदार पोस्ट पर है, बहुत ही रेपुटेशन वाली पोस्ट पर है। तो फिर यहाँ पर सैलरी कोई मायना नहीं रखती। सबसे मेन ये जो शब्द है ना नायब तहसीलदार का पद, यही बहुत अच्छी खासी पावर है, यही बहुत अच्छी खासी रेपुटेशन वाला पद है। ठीक है, तो अब हम एक बार सैलरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो इनका जो पहला महीने का बेसिक पे है वो 35,400 रहेगा। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान नायब तहसीलदार की सैलरी के बारे में। डीए फिलहाल में 42% है, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 46% करने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट। हमने यहाँ पर 46% से कैलकुलेट किया, 16,284 रुपये इनका डीए बन जाता है। एचआरए हमने 18% से कैलकुलेट किया तो 6,372 रुपये इनका एचआरए बन जाता है। अदर अलाउंस के तौर पर इनको 4,000 रुपये मिल जाते हैं। टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको मिलता नहीं क्योंकि इनको गवर्नमेंट गाड़ी मिलती है। ठीक है, तो ओवरऑल अदर अलाउंस के तौर पर इनको 4,000 और मिल जाते हैं। डीए और टीए भी इनको नहीं मिलता। तो ओवरऑल इनकी जो ग्रोस सैलरी है वो बनती है कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर 62,056 रुपये। अब इसमें कटौतियां होती है। सबसे पहले जीपीएफ कटता है 2100 रुपये का, एसआईपी कटता है 2200 रुपये का, आरजीएचएस में करते हैं 440 रुपये। ये 440 रुपये जो आरजीएचएस के कट रहे हैं, इसमें आपकी पूरी फैमिली को बिल्कुल फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो ओवरऑल टोटल कुल मिलाकर डिडक्शन होता है 4,740 रुपये का। नेट सैलरी कितनी रहेगी आपकी पहले महीने की, तो ओवरऑल कुल मिलाकर 57,316 रुपये आपकी पहले महीने की नेट सैलरी रहेगी। आपको इतना तो पता ही होगा कि राजस्थान में स्टार्टिंग में पूरी सैलरी नहीं मिलती। स्टार्टिंग के 2 साल में आपको प्रोबेशन पीरियड में निकलना होता है। प्रोबेशन पीरियड में जो सैलरी है वो कंपेरेटिव कम मिलती है। ठीक है, जो प्रोबेशन पीरियड होता है इसमें सैलरी आधी के आसपास ही मिलती है। ठीक है, आधी सैलरी मिलती है, ये मान के चल सकते हैं जैसे आपको वहां पर। ठीक है, तो आधी सैलरी मिलेगी आपको प्रोबेशन पीरियड के दौरान। प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होते ही आपको पूरी सैलरी मिल जाएगी। यहाँ पर हम 2 पोस्टों के बीच में, राजस्थान और मध्य प्रदेश के नायब तहसीलदार के बीच में कंपेयर करें, इसलिए हमने यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड को शामिल नहीं किया। डायरेक्टली हम प्रोबेशन पीरियड के बाद के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश नायब तहसीलदार के बारे में। चाहे आप राजस्थान में नायब तहसीलदार बनो, चाहे मध्य प्रदेश में बनो, जो बेसिक स्ट्रक्चर वो बिल्कुल सेम है। बेसिक पे यहाँ पर भी वही 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो नायब तहसीलदार है इसकी सैलरी कितनी रहती है। तो देखो इनका पहला महीने का बेसिक पे 35,400 रुपये रहेगा। डीए मध्य प्रदेश में फिलहाल में 38% है, तो 13,456 रुपये इनका डीए बन जाता है। एचआरए के मामले में यहाँ पर कोई स्लैब नहीं बना हुआ परसेंटेज के बेस पर। यहाँ पर एक अलग तरीके से स्लैब बना हुआ है, वो कैटेगरी स्टेट सॉरी डिस्ट्रिक्ट वाइज है कि आप मध्य प्रदेश के कौन से शहर में काम करोगे तो वहां पर आपको कितना एचआरए मिलेगा। जैसे राजस्थान में तो 9% 18% का सिस्टम है, यहाँ पर 9% 18% का सिस्टम नहीं है, यहाँ पर एक अलग से स्लैब बना हुआ है। तो लगभग 3800 रुपये के आसपास आपको एचआरए मिलेगा। हम एवरेज लेकर चल रहे हैं। अदर अलाउंस के तौर पर यहाँ पर भी आपको 4,000 रुपये मिलेंगे। ग्रोस सैलरी बन जाएगी आपकी यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर 56,652 रुपये, जो कि एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। अब ध्यान रखना, राजस्थान में जीपीएफ कटता है, ठीक है, एसआईपी कटता है, आरजीएचएस कटता है। मध्य प्रदेश में एनपीएस कटता है। ठीक है, एनपीएस के कटेंगे इनके 4,885 रुपये, जीआईएस के कटेंगे 200 रुपये, टोटल कुल कटौती होगी 5,085 रुपये। अब हम डिस्कस करते हैं नेट सैलरी के बारे में। तो मध्य प्रदेश में यदि आप नायब तहसीलदार बनते हो तो आपकी पहले महीने की नेट सैलरी रहेगी 51,567 रुपये।
ठीक है। तो मध्य प्रदेश में नायब तहसीलदार की सैलरी 51,567 रुपए रहेगी, राजस्थान में 57,316 रुपए, जो कि 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद की है। राजस्थान में एक सबसे बड़ा इशू यही है कि 2 साल का यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड चलता है, जिसमें बहुत ही कम सैलरी मिलती है। तो ओवरऑल बहुत ही शानदार सीन रहने वाला है, बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, बहुत अच्छा खासा पावर है, बहुत अच्छी खासी रेपुटेशन है, बहुत ही शानदार वाली जॉब है। वीडियो अच्छा लगा हो, आपका हर एक डाउट क्लियर हो गया हो, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ एक बार वीडियो को जरूर शेयर करो। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से किसी दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। थैंक्स देखने के लिए।